हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का 10 जनवरी 2021 मतलब 10 जनवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, उसमें मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आपका। जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आपको बेस्ट ही लगेगा। जैसे आप इसका पहले भी सॉल्यूशन देखे होंगे, उन सबसे आप तुलना कर सकते हैं। त्रिकोणमिति हो या कोई भी सेक्शन का हो, सभी का सॉल्यूशन आपको देखते ही पता चलेगा कि किस प्रकार का कंसेप्ट है। जैसे एवरेज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 थी तो सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो चार क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया है 160, तो चारों क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? औसत बराबर योगफल बटा संख्या मतलब 160 बटा 4 यानी कि कितना? 40। तो चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो औसत का मतलब होता है बीच वाला। तो चार हम ये संख्या ड्रा कर लिए इस प्रकार से। तो चारों का औसत कितना है आपके प्रश्न में दिया गया है। औसत का मतलब बीच वाला, तो 160 बटा कितना करेंगे? 4, जिसे बोल सकते हैं कितना? 40। यानी कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। अब आपको ये 40 तो है सम संख्या, लेकिन विषम संख्या हमें पता करना है। तो 40 के पहले वाली विषम संख्या कितना होगी? 39, और 39 के ठीक पहले वाली विषम संख्या कितना है? 37। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगी आंसर आपका? 37। तो 37 जो भी ऑप्शन होगा आपका वही आंसर होगा। अगर जो पूछता है इसमें कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 दिया है और सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन होती? तो यहाँ पर औसत तो हो गया 40, तो 40 है सम संख्या। नेक्स्ट विषम संख्या कितना होगा? 41, और नेक्स्ट विषम संख्या होगा 43। तो सबसे बड़ी विषम संख्या पूछता तो 43, सबसे छोटी पूछ रहे तो 37। ऐसा ही क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि यदि मूलधन 12,000 रुपया है, साधारण ब्याज 1200 रुपया है, टाइम 2 वर्ष दिया है, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो मतलब साधारण ब्याज की दर बताना है। तो आप सिंपल जानते होंगे, दर बराबर फॉर्मूला ही कि क्या होता है। दर बराबर इस प्रकार से, साधारण ब्याज मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। इसका भी यूज कर सकते हैं, तो तुरंत इसे बना दीजिएगा। जैसे प्रश्न में दिया है, ब्याज दिया है कितना? 1200 रुपया। 1200 रुपया ब्याज है, 1200 गुना 100 बटा मूलधन आपके प्रश्न में दिया है 12,000, तो 12,000 और समय दिया है 2 वर्ष। इसे हल कर दीजिएगा तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, 12 दहम 20 से और 2 5 10, यानी कि 5% आपका हो जाएगा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि आपके प्रश्न में लिखा गया है इस प्रकार से कि कोई ट्रायंगल है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें नाम दे देते हैं ABC। ये कोण B है 90 डिग्री, और यहाँ पर आपके कोण C दिया गया है 15 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो 15 डिग्री के लिए आपको रेशियो आना चाहिए। और एक चीज और, प्रश्न में दिया है AC कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। AC दिया गया है आपके प्रश्न में, AC की लंबाई दिया है 1 मीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है। तो 15 डिग्री के लिए आपको रेशियो आना चाहिए। जैसे 30 डिग्री के लिए जानते हैं, 30 डिग्री के लिए रेशियो क्या जानते हैं कि tan 30 या sin 30 या cos 30 कुछ भी आना चाहिए। तो tan 30 होता है 1/√3, तो tan 30 आपको होता है 1/√3। तो 1/√3 का मतलब क्या? tan मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब है 1 और ये आधार है कितना? √3। तो यहाँ पर इस थीटा के लिए लंब हो गया 1 और आधार हो गया कितना? √3। तो tan 30 इस प्रकार से होता है 1/√3। तो कर्ण हो जाता है कितना? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 मतलब 4, यानी कि कर्ण हो जाता है 2 यूनिट। तो इसी प्रकार से आपको 15 डिग्री का रेशियो आना चाहिए। तो sin 15 या tan 15 कुछ भी आना चाहिए। तो sin 15 होता है क्या, जो बता देते हैं। sin 15 का मान होता है √3 - 1 बटा 2√2। cos 15 का मान होता है √3 + 1 बटा √2√2। तो tan 15 क्या हो जाएगा? tan 15 हो जाएगा √3 - 1 बटा √3 + 1, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब इतना बटा इतना करेंगे तो आपको निकाल कर आ जाएगा क्या? tan 15। तो tan 15 हो जाएगा √3 - 1 बटा √3 + 1। ये 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो या इसे परिमेयकरण भी कर देंगे तभी एक रिजल्ट आएगा। यानी कि ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। तो प्रश्न में यहाँ लंब कितना आपके प्रश्न में दिया है इस प्रकार से। रेशियो में लंब कितना हो गया? √3 - 1, √3 - 1 हो गया रेशियो में, और आधार कितना हो गया? √3 + 1। ये हो गया लंब और आधार।
लेकिन यहाँ से कर्ण भी निकाल सकते हैं, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब √3 - 1 का स्क्वायर और प्लस √3 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप हल करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है 2 × a² + b स्क्वायर, या a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे पूरा डिटेल से, तब भी यही रिजल्ट आता है। मतलब क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 × √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो या 2 × 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2, यानी कर्ण आपका कितना हो गया रेशियो में 2√2। तो 2√2 का वैल्यू दिया है 1 मीटर, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं 2√2 यूनिट का वैल्यू दिया है 1 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2√2 मीटर, इस प्रकार से। तो इतना यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब √3 - 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2√2 गुना कितना हो जाएगा √3 - 1। उसी प्रकार से यहाँ पर बटा में लिख सकते हैं 2√2, तो ये आपका पूरा एक्चुअल में जो लेंथ है निकल कर चला है। उसी प्रकार से इसका हम अगर जो लेंथ निकालेंगे तो √3 + 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1/2√2 × √3 + 1, मतलब यहाँ पर 2√2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा जो एक्चुअल में इसका परपेंडिकुलर और बेस हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ तो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इस प्रकार से होता है। मतलब बेस इंटू हाइट आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो आपको दोनों पता है कि आधार कितना है, प्रश्न में आधार है √3 + 1/2√2 और ऊंचाई कितना है √3 - 1/2√2। तो यही चीज को शॉर्टकट वे में हम अगर जो बनाते इसका सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच यूज करते तो डायरेक्ट हम ये यूज करते, इतना ही मात्र इतना यूज करते, ये तो फॉर्मूला है, इसी से आपका तुरंत बन जाता। ये हमें समझाना था तो आपको पूरा इस प्रकार डिटेल में बताएं। अब इतना को आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो ऊपर देखिए √3 + 1 × √3 - 1, तो a + b × a - b, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना का हल करके 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे में क्या बचा 2√2 गुना 2√2, तो 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 2 होता है, तो 4 दूनी 8, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1/8। सॉल्यूशन भी आप तुरंत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छी क्वेश्चन था, इसमें आपको tan 15 का मान भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे तो 2 - √3 होता है, जो हमने पहले ही बताया है। ये भी आपको याद रखना है, sin 15 cos 15 sin 18 cos 18 भी पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपको दिया गया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों समरूप ट्रायंगल है, मतलब दोनों समरूप त्रिभुज है। और ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 9 सेंटीमीटर, ए से दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 36 सेंटीमीटर। तो आपसे इस त्रिभुज पी क्यू आर की परिमाप पूछ रहा है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको बताना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 9 सेंटीमीटर है बीसी और क्यू आर कितना है 36 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 9 × 9 9 × 36, यानी कि या ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 4 गुना हो रहा है, मतलब बीसी का जो क्यू आर है 4 गुना है, क्यू आर है जो बीसी का 4 गुना हो रहा है, मतलब ये 36 तो ये 9 है, मतलब 4 गुना है। तो नेक्स्ट साइड एसी होगा जो ये पी आर का भी 4 गुना होगा, मतलब ये 4 है तो ये कितना होगा 16 होगा, मतलब इसका भी 4 गुना। और उसी प्रकार से अगर जो ए बी है 6 सेंटीमीटर तो पी क्यू कितना होगा, मतलब इसका ये होगा 4 गुना, ए बी का 4 गुना होगा पी क्यू, तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 × 24 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल की परिमिति निकालते हैं, परिमिति मतलब होता है भुजाओं का योगफल, किसी का भी परिमिति हो या परिमाप हो तो भुजाओं का योगफल होता है। मतलब परिमिति मतलब क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि यहाँ पर पी क्यू आर है तो लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस ये पी क्यू प्लस क्यू आर और आर पी, ये तीनों भुजा जोड़ेंगे आपका परिमाप हो जाएगा। मतलब 24 प्लस ये कितना है 36 है, 24 प्लस 36 प्लस ये 16 है, तो 24 और 16 40 होता है, 40 और 36 कितना हो जाएगा 40 और 36 तो 76 हो जाएगा, मतलब 76 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। परिमाप और भुजा हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होती है, जबकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में होती है, लेकिन जो आयतन होती है घन मीटर या घन सेंटीमीटर में होती है। तो परिमाप 76 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपलीफिकेशन का था, इसमें 0.8 प्लस 0.808 फिर 80.6 और 0.86 आपको जोड़ना था। तो सिंपल एडिशन से जोड़ेंगे, जैसे 0.8 लिखा है तो इस प्रकार हमने लिख लिया, फिर लिखा 0.808 0.808
फिर नेक्स्ट लिखा है 80 मतलब इस प्रकार से 80.6 और एक लिखा है 0.86 इस प्रकार से। अब इसे आपको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 606 हो जाएगा, 8 8 16, 8 8 16, 8 3 24 और 6 30 हो जाएगा, फिर 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब 83.006 इस प्रकार से भी तुरंत बना सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। इसमें बोल रहा है कि अनन्या और बबीता के पास कविता से क्रमशः 20% और 28% कम है, मतलब कोई अंक है जो इतना कम है। अनन्या और बबीता के पास कविता से क्रमशः 20% और 28% कम अंक है। बताइए कि बबीता के पास अनन्या से कितना परसेंट कम अंक है। जो इस प्रकार का प्रश्न है, तो अनन्या है, बबीता है और कविता है, मतलब अनन्या को ऐसे लिखते हैं, बबीता को बी से लिख रहे हैं और कविता को के से लिख रहे हैं। तो कविता से तुलना कर रहा है, मतलब कविता से अनन्या है जो 20% कम है, मतलब ये 100 है तो 20% कम मतलब 80 हो जाएगा। फिर ये है जो 28% कम है, 28% कम मतलब कितना हो जाएगा 72%, 100 माइनस 28 यानी कि 72% ये हो जाएगा। सभी को परसेंट में भी लिख सकते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, 4 से सभी को कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं, इतना पर भी आप देख सकते हैं या कैंसिल कर दीजिए 4 से, तो 25 चौक 100, 18 चौक 72, 20 चौक 80। प्रश्न में बोल रहा है कि बबीता के पास अनन्या से कितना परसेंट अंक कम है। तो बबीता और अनन्या, तो बबीता ये हो गया और अनन्या ये हो गया, तो बबीता के पास अनन्या से कितना परसेंट कम अंक है, मतलब ऐसे 2 कम है कितना पर 20 पर, तो 2/20 गुना 100 ये हो जाएगा आपका प्रतिशत कम। तो कितना 2 दहे 20 और ये 10 1 0 कैंसिल, मतलब 10% कम अंक है बबीता के पास अनन्या से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है। पहले देखिए क्वेश्चन का हल करते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो गया, फिर 7 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा 5, फिर 10 माइनस 5 तो ये भी हो जाएगा 5, फिर 20 माइनस 5 तो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15, और 25 में से 15 फिर घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 10। इस प्रकार से आंसर सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पावर का एलसीएम और एचसीएफ का टाइप होता है, हम कराए हुए हैं, उसका निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो क्या होता है, एलसीएम मतलब होता है मैक्सिमम पावर, एलसीएम मतलब होता है मैक्सिमम पावर, अगर जो एचसीएफ पूछे तो मिनिमम पावर। तो एलसीएम आपको निकालना है तो मैक्सिमम पावर 2 पर पावर 2 यहाँ है, यहाँ 2 पर पावर 4 है, तो मैक्सिमम कौन है 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 होगा। फिर 3 के घात देखेंगे तो 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 पे पावर 4 हुआ। फिर 5 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर यहाँ कितना होगा 3, 7 पे पावर 2 है, 7 पे पावर 3 है, तो 7 पे पावर कितना होगा 3, यानी कि मैक्सिमम पावर लेते हैं तो एलसीएम होता है, ये आपका एलसीएम हो गया। अगर जो एचसीएफ पूछता तो एलसीएम मतलब होता है मिनिमम पावर, एचसीएफ अगर जो आपके प्रश्न में पूछे तो ये होता है मिनिमम पावर, जितना भी आपके पावर लिखा रहता है उसमें से मिनिमम लेना है। तो 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा आपका। फिर 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 3 है, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा आपका। 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर 2 होगा। 7 पे पावर 2 है, 7 पे पावर 3 है, तो 7 पे पावर 2 हो जाएगा। यानी कि मिनिमम पावर लेना है तो वो होगा आपका एचसीएफ, मैक्सिमम पावर एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है x² - kx + 9 = 0 में k का मान निकालना है। तो वो आपके प्रश्न में इस प्रकार से लिखा गया है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब उसका रूट होना चाहिए जो आपके प्रश्न में लिखा है अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब असमान होना चाहिए मूल, यानी कि मूल आपके प्रश्न में असमान और वास्तविक होना चाहिए। तो उसका कंडीशन होता है d > 0। अगर जो रहता है कि मूल अवास्तविक होता तो d < 0, मतलब इस प्रकार से, और मूल बराबर होता तो d = 0। तो यहाँ प्रश्न में लिखा है कि मूल है जो x का दोनों मान है जो वास्तविक है और असमान है, तो ये वाला कंडीशन यहाँ लगाएंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac > 0 होगा। तो b का जगह पर कितना लिखा गया आपके प्रश्न में k, यानी कि -k का स्क्वायर और -4 a के जगह पर 1 है, मतलब 4 × 1 और c के जगह पर 9 है, इतना > 0। अब देखिए k का स्क्वायर हो जाएगा -9 × 36 > 0, तो k² > 36 हो जाएगा, यानी कि k > ±6, यानी k का 2 मान आया +6 और -6। तो इसे नंबर लाइन पर इस प्रश्न मतलब एक बार में यहाँ -6 लिखे, यहाँ +6, और टेस्ट करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो -6 के पहले 0 होता है, मतलब इधर तो
इसमें आप जीरो रख कर देखिए, या यही जीरो रख कर देख सकते हैं। तो जीरो रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस के गुना जीरो प्लस 9, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब इधर माइनस के पहले माइनस 6 के पहले पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और माइनस 6 एक बार है और प्लस 6 भी एक बार है, तो अल्टरनेट हो जाएगा साइन, मतलब चिन्ह, इधर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ प्लस। तो प्रश्न में बोल रहा है यहाँ पर कि d ग्रेटर देन जीरो, मतलब प्लस वाला आपको लेना है, तो ये वाला भाग होगा, ये वाला माइनस वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, मतलब आपका आंसर क्या क्या होगा, -6 से इधर मतलब छोटा जो भी रहेगा -6 -5 -4 ये, और 6 से आगे वाला ये आपका आंसर होगा, और ये वाला भाग आपका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि x का मान होगा जो हमेशा -6 से छोटा होगा, और x का मान होगा जो हमेशा 6 से बड़ा होगा। इस प्रकार से आपका आंसर होगा k का मान। तो इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। ये तो हो गया k का मान के लिए, तो यही आपसे पूछ रहा था k का मान +6 और -6 किस प्रकार होगा, तो k का मान होगा -6 से छोटा और k का मान होगा 6 से बड़ा, मतलब इधर और इधर, और -6 और 6 के बीच वाला आपका मान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज एबीसी में इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये कैसे बनता है। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, तीनों कोनों को जोड़कर 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए b प्लस सी बटा 2 लिखा है, तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर a बटा 2 प्लस b प्लस सी बटा कितना हो जाएगा 2, और इधर 90 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस a बटा 2 जो है हम बराबर को उस तरफ अगर लेकर जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं हम b प्लस सी बटा 2 है ये, और इधर बराबर किस तरफ 90 डिग्री है, प्लस a बटा 2 को बराबर किस तरफ लेकर जाएंगे तो कितना होगा -a बटा 2। अब एक बार कॉस है एक बार कॉसेक है, तो हम एक बार पहले कॉस लगा रहे हैं दोनों तरफ, मतलब टेकिंग बोथ साइड कोसाइन फंक्शन, मतलब दोनों तरफ कॉस लेने पर, मतलब इस तरह से लिख रहे हैं कॉस b प्लस सी बटा 2, तो इधर भी लेंगे कॉस 90 माइनस a बटा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos b प्लस सी बटे 2 के जगह पर हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है एक तरह से आप जानते होंगे कि cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, तो cos 90 माइनस a बटा 2, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर है a बटा 2, यानी कि cos b प्लस सी बटा 2 के जगह पर लिख सकते हैं sin a बटा 2। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं sin a बटा 2, इसके जगह पर लिख सकते हैं sin a बटा 2, तो स्क्वायर है तो sin स्क्वायर a बटा 2 हो जाएगा। इसके जगह पर लिखा हमने क्या sin स्क्वायर a बटा 2। उसी प्रकार से हम यहाँ पर cos के जगह पर अब की बार क्या ले रहे हैं, दोनों तरफ cosec ले रहे हैं, मतलब cosec b प्लस सी बटा 2, तो इधर भी लिखेंगे cosec b प्लस सी बटा 2, मतलब cosec 90 माइनस से हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा मतलब cosec b प्लस सी बटा 2, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, sec cosec में बदलता है, cosec sec में, tan cot में, sin cos में, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, मतलब ये हो जाएगा sec a बटा 2। तो cosec का स्क्वायर b प्लस सी बटा 2 क्या हो जाएगा, cosec b प्लस सी बटा 2 होता है sec a बटा 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे cosec का स्क्वायर b प्लस सी बटा 2, तो sec का स्क्वायर a बटा 2 हो जाएगा, मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a बटा 2। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है, तो sin स्क्वायर a बटा 2 प्लस cos स्क्वायर a बटा 2, इसका मान ऊपर में कितना हो गया 1, और नीचे में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक जानते हैं, तो यहाँ पर sec स्क्वायर a बटा 2 माइनस tan स्क्वायर a बटा 2 है, तो इसका मान भी 1 होगा, मतलब 1 बटा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये बोल रहा है कि 9, 11, 14 और k का माध्य 11 है, तो k का मान बताइए। माध्य को ही क्या बोलते हैं औसत, 10th क्लास में पढ़े होंगे माध्य, और इसे ही बोलते हैं औसत। तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, ये पता होना चाहिए, तो योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। यदि 4 संख्याओं का योगफल 50 है तो उसका औसत भी निकाल सकते हैं, औसत बराबर योगफल बटा संख्या से। और यदि आपके प्रश्न में दिया रहे कि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो उसका योगफल कितना होगा, तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या, मतलब 20 गुना 5, तो यहाँ पर उसका यूज करेंगे। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या, यानी कि 9, 11, 14 और k इतना का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल बराबर औसत गुना संख्या, तो औसत दिया 11, संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, तो गुना 4, तो ये कितना हो जाएगा 11 चक 44, 11, 9, 20, 14, 34, 34 में हम कितना जोड़े कि 44 हो जाए, तो आपका आंसर k का मान कितना हो जाएगा, k बराबर 10। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, और थीटा है जो 0 से 90 के बीच में, तो sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा का मान बताना है।
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो माइनस कॉस थीटा बराबर उस तरफ जाएगा तो प्लस कॉस थीटा होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इसे हम इस तरफ ले लाते हैं, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा 1। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को tan थीटा बोलते हैं, यानी कि tan थीटा बराबर कितना हो गया 1। तो tan में किसका मान एक होता है 45 डिग्री का, यानी कि थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब इसमें थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही 1/√2 होता है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा q, और ये भी 1/√2 का क्या हो जाएगा q। तो 1/√2 का q करेंगे तो कितना होगा 1/2√2, तो ये भी 1/2√2 और ये भी 1/2√2, तो कितना हो जाएगा 2/2√2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी वैरायटी का है, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं वाईफाई की और भी कोई भी किन्हीं का भी सॉल्यूशन देखिए, सभी कोई लॉन्ग मेथड से बताए हैं, थीटा बराबर मान रखकर बताए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच इसका हम बताने जा रहे हैं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका देखिए ध्यान से, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, इसे क्या बोलते हैं tan स्क्वायर ए, मतलब ये हो गया tan स्क्वायर ए। प्रश्न में दिया है cot a बराबर 1/√3, cot a 1/√3 है, तो tan a कितना हो जाएगा tan a हो जाएगा √3/1 या √3 लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3 डायरेक्ट इस प्रकार से। इसमें नहीं थीटा रखने की जरूरत है, नहीं कोई चीज मानने की जरूरत है। तो सबसे अच्छा कंसेप्ट है, मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए होता है। एंगल 2a वाला फार्मूला देख सकते हैं। फिर ये देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी था, इसका भी शॉर्टकट होता है 1/1 into 2 into 3 2 into 3 into 4, इस प्रकार से अगर जो रेगुलर रहे तो इसका बेस्ट ट्रिक शॉर्टकट क्या है, सबसे लास्ट वाला को देखिए कितना लिखा है 5, तो हमने 5 इस प्रकार से लिखा। अब 5 के आगे क्या लिखा है 6 और 7, तो 6 और 7 को नीचे लिखेंगे और इससे एक ज्यादा क्या होगा 8, 8 को ऊपर लिखेंगे और पूरा में कितना से गुना कर देंगे 1/4 से गुना कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो हल करके देख सकते हैं, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। या अगर जो यहाँ तक ही रहता, इतना ही आपके मान निकालने का रहता, इतना तक ही, तो क्या करते हैं लास्ट में देखिए कितना है, लास्ट में कितना है 5, तो 5 लिखते हैं 5 बटा, मतलब यहाँ पर लास्ट में कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। जैसे इसमें था 5 तो 5 लिखें, इसमें लास्ट में कितना है 3, तो 3 लिखा हमने। अब नीचे क्या लिखेंगे 4 और 5, फिर ऊपर कितना लिखेंगे 6, जैसे यहाँ पर लिखे 5 6 7 8, तो उसे लिखेंगे 3 4 5 6। अब इसमें कितना से गुना कर देंगे 1/4 से, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। या एक तरीका और है कि 1y डिफरेंस इंटू 1 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 1 माइनस लास्ट टर्म, मतलब 1/अंतर इंटू 1/प्रथम पद माइनस 1/अंतिम पद, इसका भी यूज करके बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस है 6 7 8 के अनुपात में है, a प्लस बी प्लस सी जोड़कर 14 दिया है, तो कोई दो का a और c का रेशियो पूछ रहा है, c और a का भी पूछ सकता है, a और b का भी। तो इसे कैसे निकालते हैं, जो देखिए 6 7 कितना हो जाता है 13, और 13 और 8 कितना होगा 21, मतलब ये सभी को जोड़े, मतलब जोड़ने का मतलब क्या हुआ 2 into a प्लस b प्लस c, मतलब 2a 2b 2bc जोड़कर कितना आया 21। यहाँ पर लिख रहे हैं 2 into a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया 21, तो a प्लस b प्लस c रेशियो में कितना हो जाएगा 21/2, जिसे हम लिख सकते हैं 10.5। तो आपसे क्या पूछ रहा है a, तो a प्लस b आपके प्रश्न में कितना दिया है 14, a प्लस बी आपके प्रश्न में दिया है 14, ये कितना हो गया 21/2, तो 14 की तुलना हम कर सकते हैं 21/2 से, मतलब 21/2 अनुपात का वैल्यू कितना है 14, तो एक अनुपात का वैल्यू होगा 14/21/2 या 10.5 यहाँ लिख सकते हैं। अगर जो a प्लस बी निकालना चाहे आप a प्लस बी, तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, डायरेक्ट a प्लस बी निकाल सकते हैं, या b प्लस सी या c प्लस a ही निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए a, तो a कैसे निकालेंगे, a निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी में से हमें क्या घटाना होगा, a प्लस बी प्लस सी में से घटाना होगा आपको, a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाएंगे कि a हमें चला है, तो b प्लस सी को अगर तो घटा देंगे तो a हमें आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी में से आप घटाइए b प्लस सी, यानी कि 21/2 में से घटाइए 7, या 10.5 में से घटा दीजिए, 10.5 में से आप घटा दीजिए कितना 7, तो 10.5 में से 7 किस ऐसे ही घटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3.5, 10.5 में से 7 घटाएगा तो 3.5, तो इस प्रकार 3.5 से गुना कर दिए, तो ये आपका a का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार से आपको निकालना है c का मान, तो c कैसे निकालेंगे 14/21/2 करेंगे,
और सी आपको चाहिए, तो सी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाएंगे, ए प्लस बी, तो हमें सी मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 10.5, इसमें से ए प्लस बी घटाइए तो ए प्लस बी कितना है 6, 10.5 में से 6 घटा देंगे तो 4.5 बचेगा, मतलब गुना कितना से कर देंगे 4.5 से। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, इसे आप कंक्लूड कीजिए, मतलब कैलकुलेट कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 या 21, और ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 4 बटा ये हो गया 3 और गुना 3.5 ये हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 दूनी 14, 7 या 21 और ये 2 दूनी 4 बटा 3 और गुना ये हो जाएगा 4.5 इस प्रकार से। तो अब दोनों का रेशियो कह रहा है, मतलब इसका ए का मान तो ये हो गया और सी का मान ये हो गया, मतलब 4/3 गुना 4.5, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3.5 और रेशियो 4.5। तो यहाँ पर कर सकते हैं 5 से कैंसिल कर देते हैं, 7 और 7:9 हो जाएगा, मतलब 7×5 = 35, 9×5 = 45। तो इस प्रकार से आप इसे तुरंत बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 480 है तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए कि वह संख्या x है, तो x का 1/4 मतलब 1/4, फिर उसका 2/3 2/3 कितना है 480। तो ये आपको फिर वो संख्या कौन है जो पूछ रहा है, यानी कि x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इस प्रकार से, 2 से 240 और 4 गुना 3 गुना 240 कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 12 गुना 240 तो 0 हो जाएगा। 12 × 4 = 48, फिर 4 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहा है कि सिंपल क्वेश्चन था इस प्रकार से, x बराबर 2 + √3, तो आपसे पूछ रहा है x - 1/x क्या होगा जो, तो रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करेंगे इसे, तो 1/x क्या हो जाएगा 2 - √3। अब इसे हम घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब x - 1/x क्या हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1√3 और 1√3 तो 2√3 हो जाएगा। या आपके प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि x बराबर दिया रहे 2 - √3, तब पूछे x - 1/x क्या होगा, तब यहाँ पर से 1/x अगर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + √3। आप इसे घटाइएगा तो x - 1/x कितना हो जाएगा, +2 और -2 इस प्रकार से कैंसिल होगा, तो -1√3 और -1√3 तो -2√3, यानी कि जब x बराबर 2 - √3 है तो x - 1/x होगा -2√3। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होती है जो, मतलब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से एक सर्किल होता है और ये आपका रेडियस है, तो ये अंतः त्रिज्या क्या होती है, मान लीजिए कि ये C है, ये A है, ये B है, तो अंतः त्रिज्या होता है A + B - C/2। इस प्रकार से आपको ये याद भी रखना है। अंतः त्रिज्या होता है, फार्मूला होता है अंतः त्रिज्या का A + B - C/2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नाव और धारा से संबंधित प्रश्न के पहले एक क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे लिखा गया है कि 9x + 8z निम्नलिखित में से क्या है, एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, इस प्रकार से। तो देखिए प्लस के पहले एक पद है और प्लस के बाद 2 पद है, मतलब टोटल इसमें कितना पद है 2 पद है, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल, इंग्लिश में बाइनोमियल और हिंदी में बोल सकते हैं कि द्विपदीय है। ये आपका आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन रहेगा, मतलब 1 प्लस या 1 माइनस है, इसका मतलब द्विपद। अगर जो 2 प्लस रहता तो यहाँ पर कितना हो जाता है, जैसे लिखते 3x² + 5x + 2, तो अगर जो 2 प्लस या 2 माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा त्रिपदीय, 2 त्रिपदीय। इस प्रकार से अगर जो 3 प्लस रहता तो चतुष्पदीय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं इसे मिटाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये बोल रहा है कि किसी मिश्रण में A और B की मात्रा का अनुपात 7:5 है, मतलब कोई मिश्रण है जिसमें A और B कितना है 7:5। इसके बाद प्रश्न में बोल रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकालकर इतनी ही मात्रा B टाइप वाले इसमें मिलाया जाता है, मतलब 9 लीटर मिश्रण को निकालते हैं और जितना निकालते हैं उतनी ही मात्रा B वाले मिला देते हैं, तो नया मिश्रण का अनुपात हो जाता है 7:9, मतलब B को
डाला जा रहा है कितना, बी को निकाला जा रहा है 9 लीटर, मतलब बी निकालते हैं 9 लीटर, तो ये समान रहना चाहिए। तो ये पहले से ही समान है 7 और 7, यानी कि बी कितना चेंज हो रहा है 4। तो प्रश्न में 4 यूनिट का वैल्यू दिया है 9 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/4 लीटर। और ऐसा स्थिति में टोटल मिश्रण होता है, जो सेकेंड वाला रेशियो होता है यही होता है टोटल मिक्सचर, मतलब कुल मिश्रण। तो कुल मिश्रण पहले निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, मतलब 9 7 16 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/4 गुना 16, यानी कि इस प्रकार से 9 चौके 36 लीटर आपका हो जाएगा टोटल मिश्रण, यानी कि मिश्रण टोटल कितना था 36। अब आपसे पूछ रहा है इसमें ए की मात्रा या बी की मात्रा, तो इसमें आपसे प्रश्न में पूछ रहा है ए की मात्रा। प्रारंभ में ए कितना था, प्रारंभ में ए कितना था जो पूछ रहा है, तो टोटल मिश्रण हो गया 36, तो 36 को बांटना है 2 अनुपात में, मतलब 7:5 में इसे बांटना है। तो ये ए है और ये बी है, तो इसे 36 बटा कितना लिखेंगे 7 5 12, ए का निकालना है तो गुना कर देंगे 7, अगर जो बी का निकालना रहता है तो गुना करते 5, मतलब 12 3 36, तो 21 हो जाएगा आपका ए। बी भी उसी प्रकार से निकाल सकते हैं, 15 हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 अब देखिए, ये 22 नंबर क्वेश्चन नाव और धारा से है। इसमें बोल रहा है कि एक नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.5 घंटा का समय लगता है, तो धारा की चाल बताइए। प्रश्न में आपको पता रहना चाहिए कि धारा के साथ अगर जो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, तो धारा के साथ नाव की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत x - y किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो प्रश्न में दिया है कि धारा के साथ मतलब x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया धारा के साथ नाव की चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, ये आपको मालूम रहना चाहिए। तो प्रश्न में नाव या धारा में से आपको नाव की चाल दिया है, नाव की चाल दिया है आप कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल, 11 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, और धारा की चाल आपको निकालना है, मतलब y का मान आपको ज्ञात करना है। तो धारा के साथ नाव कितना दूर जाती है, धारा के साथ नाव 28 किलोमीटर जाती है 2.5 घंटा में, 28 किलोमीटर जाती है 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का मतलब टोटल घंटा में कितना होगा 2 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 और ये 30/7, मतलब 2.1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 5/2 भी डायरेक्ट, यानी कि 5/2 घंटा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 5/2 घंटा। अब ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब 28 दूनी 56/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 56/5 को भी लिख सकते हैं डेसिमल में चेंज करके, तो 56/5 को अगर जब डेसिमल में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा तो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल कर सकते हैं, तो x + y बराबर कितना हो गया 11.2, तो y बराबर हो जाएगा 11.2 में से आप घटा देंगे 11, मतलब 0.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये आपकी धारा की चाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये बोल रहा है कि महेंद्र एवं राजेश की आयु 6:7 है। महेंद्र एवं जो भी है राजेश दोनों की वर्तमान आयु अभी कितना है 6:7। इसके बाद प्रश्न में बोल रहा है कि 15 वर्ष पहले यह 3:4 था, 15 वर्ष पहले कितना था 3:4, तो महेंद्र की वर्तमान आयु बताना है। तो ये वर्तमान समय का अनुपात दिया है, तो जब अलग अलग समय का अनुपात दिया रहता है तो अंतर को समान करते हैं। यहाँ 6 और 7 का अंतर 1 है और 3 और 4 का अंतर 1 है, अंतर पहले से ही समान है, मतलब 1 अनुपात, यहाँ देखिए 6 और 7 का अंतर 1 है और 3 और 4 का भी अंतर 1 है, तो 6 से 3 हो रहा है, मतलब 3 वर्ष घट रहा है, 7 से 4 हो, यहाँ भी 3 वर्ष घट रहा है। वर्तमान समय से 15 वर्ष पहले आ रहे हैं, तो 15 वर्ष का एक्चुअल वैल्यू हुआ, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 15 वर्ष। यहाँ लिख भी सकते हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 15 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 वर्ष। तो प्रश्न में पूछ रहा है महेंद्र की आयु, तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 × 6 यानी कि 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 5 है। इसका हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन 41 है, दूसरा ऑप्शन 23 है, तीसरा ऑप्शन 32 है, चौथा ऑप्शन 54 है। दो संख्याओं का योग 5 है, तो देखिए यहाँ भी 5 हो रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाना है। अंकों को बदलने पर नई संख्या में 1 जोड़ने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। तो डायरेक्ट चौथा ऑप्शन को टेस्ट कीजिए, तो इसको अंक को बदलेंगे, मतलब 14 है तो 41 करेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न में देखना है, यही लिख रहा है कि
अंकों को बदलने पर और उसमें एक जोड़ने पर, अंक को हमने बदल दिया और उसमें एक जोड़ रहे हैं, तो 41 से कितना हो जाएगा 42। तो 14 का 42 से जो 3 गुना है ना, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो चौथा ऑप्शन मतलब जो भी 14 है वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये बोल रहा है कि 2 से 181 तक सभी समधन पूर्णांकों का योग बताइए। मतलब 2 से 281 तक आपको जितना भी सम संख्या है सभी को जोड़ना है। प्रश्न में लिखा है 2 से 281 तक, तो पहला सम संख्या 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, इस प्रकार से 281 तो विषम संख्या है, मतलब उसके पहले वाला 280 तक आपको जोड़ना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जो पता कर लीजिए। तो वो कैसे निकालते हैं, n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस और प्लस 1 करते हैं। तो लास्ट टर्म कितना है 280, 280 में से 2 घटाइए और 2 का गैपिंग है तो बटा 2 और प्लस 1, 280 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर 278 हो जाएगा, 278 बटा 2 प्लस 1, तो 278 में 2 से भागा देंगे तो 139 होगा, एक जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। मतलब 2 से लेके 280 तक टोटल 140 सम संख्या है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे 1 से 10 तक में 5 सम है, 5 विषम है, तो 280 तक में 140 सम हुआ, 140 विषम हुआ। लेकिन आपको हमें बाईगुण निकाल कर बताया कि 2 से 280 के बीच में कितना संख्या है, सम संख्या 140। तो इसका आपको जोड़ निकालना है, प्रश्न में कितना होगा जोड़कर जोड़, यही आपको बताना है। तो SN बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब TN जिसे लिखते हैं। तो n कितना आ गया, 2 से 280 तक आ गया, n का मान आ गया 140। तो S 140 बराबर 140 पर 2 का योग से पढ़ते हैं, तो 140 बटा 2 और फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म कितना है 280, यानी कि 140 में 2 से भागा देंगे तो 70 हो जाएगा और 200 मेरा ये लास्ट टर्म कितना है 280 है, तो 280 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 282, 282 गुना 70 कीजिए तो 1 0 पहले हो जाएगा, 7 दूनी 14, बाकी 1 8 7 56 1 58, 7 दूनी 14 1 15। इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। ऐसा ही वैरायटी का एक क्वेश्चन आप पूछा गया है कि 2 से 30 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित है। मतलब 2 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 से 30 के बीच अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 1 से 25 तक कितना होता है 9 होता है, 2 से 25 तक नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि 2 और 30 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे। मतलब आपको 2 को काउंटिंग नहीं करना है, 2 के आगे कितना होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद 21 नहीं होता है 23 होता है, 23 के बाद 29 होता है, फिर लास्ट 31 होता है। लेकिन आपसे बोल रहा है प्रश्न में 30 तक ही, मतलब 30 के पहले जो भी है वो, तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया 9। ये तो छोटा था तो हम गिनकर ही बता दिए, लेकिन बड़ा रहता है तो आपको रूल याद रहना चाहिए कि कितना जो होता है टेबल, मतलब 1 से 10 तक में कितना होता है, 1 से 10 तक में होता है 4 होता है, 1 से 10 तक 4, फिर 10 से 20 तक कितना होता है, ये भी 4 होता है, फिर 20 से 30, मतलब ये आपको रूल आना चाहिए 4 4 2 2, फिर 3 जो होता है टेबल वो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 25, ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 100 है तो अंकित कर रहा है कितना 125, मार्केट प्राइस 125 हो जाएगा। फिर प्रश्न में बोल रहा है कि इसके बाद वह 12% की छूट भी देता है, तो 12% छूट किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12% छूट देता है, मतलब 88% पर बेच रहा है, तो 125 का 88%, 88% कितना हो जाएगा 88 बटा 100, तो 22 चौक 88, 25 चौक 100, 25 25 25 से, तो 22 चौक कितना हो जाएगा 88, ये 22 होता है, मतलब कितना हो गया 110, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 110। ये 100 रुपया में खरीद रहा है, 110 रुपया में बेच रहा है, इतना आप समझे। प्रश्न में दिया है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 2700 लिखा है प्रश्न में, यदि विक्रय मूल्य 2750 रुपया है, यानी कि 110 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 2750, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 2750 बटा 110। आपसे क्या पूछ रहा है कि लाभ की राशि बताइए, तो 110 में खरीद रहा है और 100 रुपए में खरीद रहा है और 110 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ 10, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है प्रश्न में।
तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2750 बटा 110 गुना 10 करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ये 11 से मतलब इसमें भाग दीजिए 2750 में, तो 11 दूनी 22, फिर 11 पचे 55, तो 250 रुपया आपका लाभ हो जाएगा। 250 रुपया लाभ होगा, यही फाइनल आंसर होगा इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 कमीज को बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट आपको बताना है। जब भी प्रश्न इस प्रकार रहे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्रय मूल्य के बराबर हानि या विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो ऐसे प्रश्न का शॉर्टकट होता है कि सबसे पहले जो दिया रहता है वो हो जाता है यहाँ जिसके बराबर दिया रहता है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 20, यानी कि 20 रुपया में कोई वस्तु बेच रहे हैं, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, मतलब 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो दूसरा क्वांटिटी दिया रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पर जिसके बराबर लाभ या हानि रहेगा वो, तो यहाँ पर लाभ है तो लाभ हो गया कितना 5, यानी कि 20 रुपया में बेच रहे हैं तो 5 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हम खरीद रहे हैं कितना, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो खरीद रहे हैं कितना में 15 में, ये आपको निकालना है सबसे पहले। अब उसके बाद लाभ परसेंट निकालना है, मतलब कितना परसेंट लाभ हुआ जो, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ का एक फॉर्मूला भी होता है कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीधी लिख सकते हैं, मतलब 5 रुपया लाभ हो रहा है 15 पर और गुना 100, तो 5 या 15 1/3 गुना 100, जिसे लिख सकते हैं 33.1/3% या 33.33%, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, रवि और अनुज एक व्यापार शुरू करते हैं तथा साल के अंत में रवि है और अनुज है, एक व्यापार शुरू करते हैं और साल के अंत में 8400 रुपया का लाभ कमाते हैं। टोटल दोनों का लाभ कितना दिया है, रवि और अनुज का कुल लाभ दिया है प्रश्न में 8400 रुपया लाभ है। यदि रवि का लाभ 4500 रुपया है तो उनके द्वारा निवेश किए गए अनुपात बताइए, मतलब टोटल 8400 लाभ है जिसमें से रवि का लाभ आपके प्रश्न में दिया है 4500, तो अनुज का लाभ कितना होगा, 8400 में से 4500 हम घटा देंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3 3900, तो इसी का आपको रेशियो पूछ रहा है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, ये 15 45 13 39, यानी कि 15:13 रवि और अनुज का प्रारंभिक निवेश होगा, यानी कि रवि 15 रुपया लगाता है व्यापार में तो अनुज 13 रुपया लगाता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ये 30 नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 51 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है, मतलब 51 से कितना लिखना है 100 तक, 51 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 5 से काटना चाहिए, तो 51 से 100 के बीच है, मतलब 51 को आपको काउंट नहीं करना है, 100 को भी काउंट नहीं करना है, इसके बीच है वही वाला होगा, मतलब 51 से बाद वाला 5 से काटने वाला कौन होगा, तो सबसे पहले 55, फिर इसके बाद होगा 60, इसके बाद लास्ट कौन होगा, मतलब 100 से पहले 5 से काटने वाली संख्या तो 95, तो ये टोटल कितना संख्या है, मतलब 55 से 95 तक, तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, n बराबर मतलब पदों की संख्या बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे जितना जितना का अंतराल है, मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यानी कि 95 माइनस 55 बटा 5 का गैपिंग पर है तो बटा 5 और प्लस 1, 95 में से आप 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 बटा 5 यानी कि ये हो जाएगा 8 प्लस 1, यानी कि टोटल 9 टर्म ऐसा है जो 51 से 100 के बीच विभाज्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोल रहा है कि एक परीक्षा में टोटल 120 प्रश्न को हल किए गए और किसी विद्यार्थी ने उसमें से 90 अंक लाया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाता है, तो उसने कितने सही प्रश्न बनाए, ऐसा क्वेश्चन है। टोटल प्रश्न कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके प्रश्न में दिया है, टोटल क्वेश्चन है 120 और उसने कितना अंक प्राप्त किया है, 120 क्वेश्चन में से 90 अंक वह लाया है, 90 मार्क्स उसने लाया है, और एक सही पर कितना मिल रहा है, एक सही पर उसे 1 अंक मिलता है और एक गलत पर उसे आधा अंक काट लिया जाता है, तो उसने कितना सही प्रश्न बनाया है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच है कि सही निकालना है तो क्या करेंगे कि मान लेंगे कि वह टोटल जो 120 प्रश्न बनाया टोटल के टोटल गलत बनाया, तो
120 प्रश्न अगर जो गलत पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, 120 का 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, मतलब 60 अंक होगा जो माइनस में होगा, यानी कि 60 नेगेटिव उसका होगा। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि 120 प्रश्न बनाया है तो उसने 90 अंक लाया है, ये 90 मार्क्स गेन किया है, तो ये 90 मार्क्स लाया है मतलब +90, तो -60 और +90 का डिफरेंस मतलब कितना है, तो प्लस और माइनस रहता है तो उसका अंतर निकालने के लिए जोड़ते हैं मतलब 150, और यहाँ +1 मतलब एक सही पर 1 अंक मिलता है और एक गलत पर आधा अंक कटता है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, +1 और -आधा का अंतर होता है 1.5, मतलब दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 150 बटा क्या कर देंगे 1.5, यही आपका सही का निकल जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो कितना 50 या 150 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 50 दूनी 100, मतलब टोटल उसने 100 प्रश्न को सही में हल किया था ये, और 20 प्रश्न को गलत हल किया था। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है, इसे एलसीएम से हल करेंगे मतलब n-1/n, इसे लिख सकते हैं प्लस, इसे लिखेंगे n-2/n, इसे लिख सकते हैं n-3/n, एलसीएम लेकर इसे भी लिख सकते हैं n-4/n, और इसे लिख सकते हैं n/1, इस प्रकार से। अब सभी का हर समान है तो n एलसीएम हो जाएगा और ऊपर सभी को जोड़ देंगे मतलब n-1 + n-2 + n-3 + n-4 और +n, तो 1n 2n 3n 4n 5n, तो 5n हो जाएगा, और -1 -2 -3 और -3 -6 और -4, तो -10/n, यही आपका आंसर होगा। या 5 कॉमन भी ले सकते हैं तो 5 × n-2/n हो जाएगा। ये 1 3 3 6 3 6 4 10, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दिया गया है कि कोई सर्किल है और ये टेंजेंट है मतलब स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है सर्किल का, तो आपको व्यास दिया है 32 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या OQ कितना हो जाएगा 16। आपके प्रश्न में ये लिखा गया है कि व्यास है 32, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिज्या हो जाएगा 16, तो इसे हमने 16 लिख दिया। PQ भी दिया है आपके प्रश्न में, PQ दिया है, PQ कितना दिया है 16, त्रिज्या भी दिया है 16, तो ये कितना हो जाएगा, आपको पूछ रहा है OP, मतलब ये OP चाहे PO बोल सकते हैं, तो 16 तो ये कितना हो जाएगा 2√16, डायरेक्ट इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बाद देखिए 34, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो आयत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में PQ लिखा था 30 सेंटीमीटर, हमने 32 सेंटीमीटर लिख दिया था, तो PQ यहाँ पर अगर जो 30 लेंगे और ये तो व्यास है 32, तो OQ मतलब त्रिज्या ये हुआ, तो त्रिज्या 16 होगा ही। अब आपको निकालना है कि ये कर्ण कितना होगा जो, तो इसे निकालने का एक तरीका तो ये है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण बराबर लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर और प्लस ये 30 का स्क्वायर, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये भी है कि डायरेक्ट मतलब ये हम आपको निकाल कर बता देते हैं, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 और 16 का स्क्वायर 256, तो 900 और 256 कितना हो जाएगा 1156, 1156 का वर्गमूल होता है 34, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना होगा। जैसे देखिए 7 होता है, 24 होता है और 25 होता है, और भी क्या होता है 8 होता है, 15 होता है, 17 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मतलब 3 4 5 होता है, ये सारा ट्रिपलेट मतलब जैसे 20 21 41 ये सारा ट्रिपलेट होता है, याद रहना चाहिए। तो 8 15 17 पर ये वाला है, कैसे है, अगर जो हम इसमें सभी में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34 हो गया। तो आपके प्रश्न दिया है कि एक 16 है, दूसरा 30 है, मतलब 16 है 30 है, तो तीसरा कितना होगा मतलब कर्ण 34 हो जाएगा, डायरेक्ट इस प्रकार से। तो बनाना होगा तो इसी का यूज करके बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, इसमें आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये आयत है, आयत की लंबाई 8 है और चौड़ाई 5 है, तो आयत के क्षेत्रफल में से ये एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्यखंड, मतलब चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है, तो 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360, तो 90 डिग्री बन रहा है, आयत है तब, तो 90/360 और गुना πr², तो त्रिज्या कितना दिया है 3 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट मतलब 40 माइनस ये तो कैंसिल हो गया और ये 3 तिया 9 पाई, तो 40 माइनस 9 पाई आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 34 था, अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें बोल रहा है कि कोई व्यक्ति ए जिसका नाम है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे,
मतलब ए कोई काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे। तो इसे निकालने का सबसे शॉर्टकट अप्रोच बता रहे हैं। सबसे शॉर्ट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट अप्रोच होता है प्रोडक्ट बटा सम, यानी कि गुणनफल करना है और मतलब टाइम ऑफ है भी दोनों मिलकर कितना देर में कर देगा, तो दोनों का गुणनफल मतलब 18 गुना 15 बटा 18 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 18 गुना 15 बटा 18 15 कितना हो जाएगा 15 15 30 3 33, मतलब 11 3 33 5 3 15, यानी कि 90 बटा 11 दिन। अगर जो घंटा में रहेगा तो एक दिन में 24 घंटा, तो 90 बटा 11 गुना 24 कर देंगे। इसी का दूसरा तरीका देखिए, मेथड सेकेंड मेथड बता रहे हैं कि इसका क्षमता निकाल लेंगे, मतलब टोटल हमें कितना काम करना है, तो 18 और 15 का एलसीएम होता है, वही टोटल काम होता है, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 90। अब 18 5 90, मतलब ये 5 की क्षमता से काम कर रहा है और 15 6 90, बी 6 की क्षमता से काम कर रहा है, तो मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है, दोनों मिलकर टोटल 90 काम करेगा कितना दिन में, मतलब टाइम ऑफ ए भी दोनों मिलकर करेगा, तो 90 बटा 5 और 6 11, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, मतलब 90 बटा 5 प्लस 6, तो 90 बटा 11 हुआ। तो दूसरा अप्रोच ये वाला है और ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। ये 36 नंबर बोल रहा है, एक व्यक्ति 10% के साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए तथा 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जब ब्याज छमाही हो के लिए कोई धन लेता है, फिर वही समान धन और समान समय पर ब्याज का अंतर 50 रुपया है, मतलब समान धन होना चाहिए, मतलब मूलधन वही और समान समय रहना चाहिए, तो इसका अंतर दिया है ब्याज का, मतलब सी और एस आई का अंतर दिया है 50 रुपया, तो मूलधन कितना है जो, तो एस आई पहले निकाल लीजिए, एस आई कितना होगा 10% की दर से 1 वर्ष का एस आई कितना होगा 10% होगा। अब सी आई निकालना है, तो सी आई कितना होगा, तो प्रश्न में लिखा है 10% सी आई है, लेकिन कब, जब छमाही है, तो इसे वार्षिक बनाना है, तो क्या हो जाएगा 5-5% का होगा, मतलब 5-5% का सीआई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 5 10, मतलब 5 प्लस 5 या 5 गुना 5 बटा 100, ऐसे भी कर सकते हैं, तो कितना होगा 10.25%। तो यहाँ से सी और एस आई का डिफरेंस कितना है, तो 0.25%, मतलब इतना का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 50 रुपया, ये दिया गया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 बटा 0.25, मूलधन मतलब होता है 100%, मूलधन आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो मूलधन का मतलब 100%, तो कितना हो जाएगा 50 बटा 0.25 और गुना 100, इसे ही आप हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 बटा 0.25, यहाँ यही हल कर देते हैं, दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो और ऊपर जाएगा, तो 25 दूनी 50, मतलब कितना हो जाएगा 20,000 आपका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टंकी में 3 नल लगे हैं एबीसी, 3 नल है एबीसी, मतलब 3 प्रकार के नल है। पहला नल है जो मतलब नल ए है जो 6 घंटा में भर रहा है, नल बी है जो आपको 24 घंटा में भर रहा है टंकी को, और नल सी है जो उस टंकी को भर रहा है 10 घंटा में, और 1 घंटा बाद हमें पता चला कि एक छिद्र भी है, तो उस छिद्र के कारण 18 घंटा में भरता है, मतलब ये छिद्र है, तो छिद्र का काम है खाली करना, टंकी को खाली करता है कितना देर में, तो टंकी भर पाता है 18 घंटा में। तो सबसे पहले हमें टोटल कितना काम करना है जो निकाल लेना है, तो ये सभी का आंसर कितना हो जाएगा 360 हमें काम करना है, तो 360 बटा 6, मतलब ये 60 के क्षमता से भरेगा, 24 बटा 360 बटा 24, मतलब ये 24 से कम 24 और 12 और 0 24 25 से 15 की क्षमता से भी भरेगा, और सी 36 के क्षमता से, और ये 18 दूनी 36 20 के क्षमता से, लेकिन ये खाली करेगा ना छिद्र है तो माइनस से दिखाएंगे, इस सभी को प्लस से दिखा सकते हैं। प्रश्न में बोला है कि 1 घंटा के बाद हमें पता चला, तो 1 घंटा तक ये तीनों मतलब पूरा मिलकर तो हमें काम कर लिया होगा, 60 15 36 सभी का मतलब इस प्रकार से हल करेंगे, 60 प्लस 15 प्लस 36 और माइनस 20, तो 36 माइनस 20 पहले 16 हो गया, तो यहाँ पर से 16 15 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 से 31, और 60 और 31 से 91, यानी कि 91 जो काम है वो 1 घंटा में हो गया था, मतलब इतना काम 1 घंटा में हो गया था। 91 गुना 1 आप कर सकते हैं, मतलब टोटल काम इतना है, कुल काम में से आप 91 काम जो हुआ है वो घटा देंगे, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में से 1 जाएगा, मतलब 269 काम बचा, 269 काम बचा हुआ है, तो इसे अब पूरा करेगा ए बी और सी मिलकर ही, तो ए बी से मिलकर मतलब 60 15 और 36, मतलब 269 को कितना से डिवाइड कर देंगे 60 15 और 36 से, तो ये कितना हो जाएगा 60 15 और 36 का एलसीएम मतलब एडिशन कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 5 11 1 और
6 3 9 1 10 1 11 मतलब 111। तो ठीक है, प्रश्न में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 269/111, यही आपका आंसर होगा। मतलब इतना दिन में वो पूरा भर देगा, कुल काम को इतना दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, ये क्वेश्चन नंबर था 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परिमेय और किसी अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा। मतलब परिमेय गुना अपरिमेय करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको बताना था। तो परिमेय जैसे हम ले लेते हैं कोई भी संख्या 2 और अपरिमेय ले लेते हैं 3, तो 2√3 क्या होता है। तो परिमेय या अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। ये आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में थ्योरी है। और दोनों का जोड़ भी, घटाव भी, गुना भी और भाग भी, मतलब 2/√3 या √3/2 अपरिमेय होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग अपरिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर ये था 38 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ये भी बहुत आसान है। इसमें बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों का कुल इनकम मतलब कुल जो प्रॉफिट है, कुल लाभ दिया गया है 6600। ए बी सी का कुल लाभ प्रश्न में दिया गया है 6600 है। और इस प्रकार से आपको लिखा गया है कि बी का लाभ सी के लाभ का 2/3 है, फिर ए का लाभ बी के लाभ का 1/3 है। इस प्रकार से मतलब ए बी सी प्रश्न में लिखा है कि बी का लाभ है जो सी के लाभ का 2/3 है, मतलब इसका लाभ 1 तो इसका लाभ कितना होगा 2/3। फिर आगे प्रश्न में लिखा गया है कि ए का लाभ बी के लाभ का 3 गुना है, मतलब इसका 3 गुना ये है। ये सबसे पहले 2/3 है और ये इसका कितना है 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, मतलब इसमें 2/3 गुना 3। अब रेशियो 2, यहाँ 2/3, ये कितना हो गया 1, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब 6 2 8 3 11 हो गया टोटल। मतलब इतना का तुलना 11 से कर सकते हैं। रेशियो में 11 है, आपको निकालना है किसका, निकालना है बी का। तो बी का कितना है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 11 यूनिट का वैल्यू है 6600, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 600, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। इस प्रकार से कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 41 देख लीजिए। ए बी से, ऐसे इसको डायरेक्ट बनाते हैं, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, तो 20/80 गुना 100 डायरेक्ट कर दीजिएगा। 20% कम है इसका मतलब 20/80 गुना 100, तो 1/4 का मतलब होता है 25, तो ये 25% ज्यादा हो जाएगा आंसर। लेकिन बेसिक से बनाइएगा, ये तो हुआ शॉर्ट अप्रोच, और बेसिक बनाइएगा तो देखिए ए लिखा और बी लिखा। प्रश्न में लिखा है ए बी से 20% कम है, यानी कि 20 100 तो ए 80, तो रेशियो हो जाएगा 4:5। अब देखिए कि लिखा है ए बी से 20% कम है, यहाँ ए बी से रेशियो में कितना है 1 कम है, ए बी से 1 कम है तो कितना पर कम है 5 पर। लेकिन प्रश्न में ये तो दिया नहीं है, प्रश्न में बोल रहा है कि बी ए से कितना ज्यादा है जो, तो इस प्रकार से हम करेंगे कि बी ए से कितना ज्यादा है रेशियो में 1 ज्यादा है, ए 4 तो बी 5, मतलब 1 ज्यादा है कितना पर 4 पर, तो 1/4 1% अधिक निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 गुना 100 मतलब 25%। तो यही चीज होता है, आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। तो जैसे ही दिया रहेगा 20% कम तो पूछेगा कितना परसेंट ज्यादा, तो 20% कम लिखा है मतलब 20/80 गुना 100 लिखेगा। अगर जो कि 40% कम तो कैसे लिखते 40/60 गुना 100, इस प्रकार से कितना परसेंट ज्यादा आपका निकल जाता। तो ऐसे प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं। इसमें अगर जब फ्रैक्शन में रहता तब इस रूल को नहीं इस रूल को फॉलो करते, और ऐसे ही है फ्रैक्शन में, मतलब बगैर फ्रैक्शन क्या है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगले से, मतलब जो 11 जनवरी को पूछा गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और जो पहले बचा हुआ है वो भी पूरा करेंगे।